हेलो वेलकम बैक टू स्मार्ट ट्रेडर्स ऑफ यूट्यूब चैनल। आई एम पवन पाटीदार एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे लग रहा था कि न्यूज़ थोड़ी बोरिंग हो रही है, तो मैंने न्यूज़ में डिलीवरी करने की चीज़ों को थोड़ा चेंज किया है। जैसे आप देख सकते हैं ना, मेरे बाल भी मैंने गीले रख रखे हैं, जैसे मैं माइक्रोफोन को अपने मुंह के पास में रख रहा हूँ, ऐसे ही कुछ चेंजेस किए हैं। तो देखते हैं ये न्यूज़ कैसे परफॉर्म करती है। सबसे पहली बात आ जाती है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम की। अभी उसका डेटा आ चुका है, तो हम देख लेते हैं कि इंडिया में स्टार्टअप में अभी कैसी फंडिंग आई है 2024 में। इस साल इंडिया में 14.4 बिलियन डॉलर्स की टोटल फंडिंग आई है। टोटल मिला के 1200 से ज़्यादा फंडिंग राउंड्स हुए हैं, जहां पर 13 सक्सेसफुल आईपीओज निकले हैं और उसमें से 5 यूनिकॉर्न भी बने हैं। इस साल 42% अर्ली स्टेज डील्स आई है जो सीड राउंड में थी या फिर सीरीज ए में जिनकी फंडिंग हुई है। इसके अलावा इस साल फिनटेक और सास सेक्टर्स ने ज़्यादा फंडिंग उठाई है और उनको ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने प्रीफर भी किया है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। कार्गो एफएल ने अपना सीड राउंड में फंडिंग रेस की है। कार्गो एफएल के स्ट्रेटजिक सीड राउंड में 6.75 करोड़ की फंडिंग उठाई गई है, जिसमें एंजल वन और मुंबई एंजल्स मेन इन्वेस्टर्स थे। इस राउंड के बाद इसकी वैल्यूएशन 45 करोड़ रुपए हो गई है। बेसिकली ये जो पैसा आया है इसको ग्रोथ और एक्सपांशन में लगाएंगे। इस फंडिंग में से 3 करोड़ रुपए ये लोग 5 सिटी में इंक्लूडिंग बैंगलोर और चेन्नई में एक्सपांशन करेंगे, और इसमें से जो 2.5 करोड़ रुपए है वो AI पावर्ड राउटिंग टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ किए जाएंगे। और इस फंडिंग में से 1.25 करोड़ रुपीस सेल्स टीम की ग्रोथ के लिए यूज़ किए जाएंगे, और इनकी टीम में 15 से 40 मेंबर और ऐड किए जाएंगे सेल्स टीम में। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। इंडिया में हम लोग फ्लाइट में वाईफाई डाल रहे हैं, घर में वाईफाई डाल रहे हैं, यूके में लोग ट्रेन में वाईफाई डाल रहे हैं। तब मुझे ये बताइए कि इंडिया में ज़्यादा अच्छा हो रहा है या यूके में ज़्यादा अच्छा हो रहा है। यूके में एक DB ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिन्होंने एक ग्राउंड ब्रेकिंग वाईफाई टेस्टिंग की है बर्लिन के पास में, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी ट्रेन में 523 Mbps की स्पीड मिलेगी वाईफाई की। वहीं पर अगर देखा जाए तो यूके में एवरेज 73 Mbps की स्पीड मिलती है। मतलब जो स्पीड आपको घर पे नहीं मिलती उससे ज़्यादा स्पीड आपको ट्रेन में मिलेगी। तो इस न्यूज़ के बाद लोग रिचार्ज नहीं कराएंगे, वो ट्रेन की टिकट ही खरीदेंगे। मुझे रोज़ 1-2 कॉल या मैसेज तो आ ही जाते हैं कि आपके वो ट्राई ने फ़ोन किया है। पहले मुझे लॉटरी के मैसेज आते थे, बट लॉटरी में पैसा कम पड़ रहा था, तो मैंने बोला स्कैमर्स को कि ऐसे वाला स्कैम करो, शायद मेरे पे काम कर जाए। कि ये भी नहीं करते, बट तो भी मुझे आते रहते हैं कि मैं ट्राई से बोल रहा हूँ। और कुछ बोलते हैं कि आपके बेटा मुझे यहाँ पर मिला है, बट मेरा बेटा भी 2 साल का है तो नहीं मिल सकता उसको। और ये न्यूज़ भी उसी स्पेस से, और ये न्यूज़ भी इसी बारे में कि बैंक में जो साइबर क्राइम हो रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें अपन कर सकते हैं और क्या इसके इम्प्रूवमेंट है। पहले क्या था, अब क्या हुआ। बैंक में जो साइबर क्राइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 2024 में 2023 के कंपैरिजन में 66% साइबर क्राइम बढ़ गए हैं। बेसिकली ये लोग फ़ोन या फिर सिस्टम को हैक नहीं कर रहे, ये आदमी को हैक कर रहे हैं और उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हैं और उससे फिर ठगी कर रहे हैं। मतलब आपसे कोई फ़ोन करके ये नहीं पूछता कि आप अपना यूज़र ID दें, आप अपना पासवर्ड दें। वो डायरेक्टली आपसे ये पूछता है कि आपके खिलाफ़ ये पार्सल मिला है, यहाँ पर हम रिपोर्ट लिखा रहे हैं, अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो आप इतना पैसा दे दीजिए। और ऐसे ही कुछ ठगी हो रही है। ये जो पार्ट है जिसमें ह्यूमन को हैक किया जाता है बजाय कि डिवाइस को हैक किए हुए, वो किया जाता है सोशल इंजीनियरिंग के हेल्प से। बेसिकली जो व्हाट्सएप बेस्ड स्कैम है और फेक बैंक सर्विसेज के जो स्कैम्स है ना, वो 300% बढ़ गए हैं। और अभी भी आप देख रहे हैं कि आपको कॉल आ ही रहे हैं कि मैं इस बैंक से बात कर रहा हूँ, मैं टेलीकॉम सेक्टर से बात कर रहा हूँ, मैं ट्राई से बात कर रहा हूँ, और पता नहीं क्या क्या। और डिजिटल अरेस्ट के भी बहुत सारे मामले सामने आए। पहले जो फ्रॉड पैटर्न्स थे उसमें कुछ लोअर टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी, या फिर जो ह्यूमन की हैकिंग की जाती थी वो लोअर लेवल पे होती थी। पहले क्या होता था, आपको कुछ कॉल आता था, आपको नौकरी दे देंगे, फिर इतना पैसा उतना पैसा, आपकी लॉटरी लगी है। अभी AI आ गया तो AI को भी वो लोग यूज़ कर लेते और उस पैटर्न से हैकिंग करते हैं। मतलब जो भी रिस्पॉन्स उनको अगली बार देना है, या फिर आप जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं उस पर उनका क्या क्वेश्चन होगा नेक्स्ट, वो सब AI की मदद से अच्छा खासा रिफाइन होकर आ रहा है। तो AI आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, स्कैमर्स की भी हेल्प कर रहा है। वहीं पर इसके बीच में कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला है कि बैंक को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि अगर कोई भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं किसी के अकाउंट में तो पहले उसको वेरीफाई करें, फिर उस ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुल बताएं। इसी को देखते हुए RBI ने भी अपनी गाइडलाइंस निकाली है, जहां पर इन्होंने 24 आवर्स का कूलिंग पीरियड रखा है। मतलब किसी के अकाउंट में पैसे आते हैं या फिर किसका अकाउंट ऐड किया है तो कम से कम 24 घंटे तक तो वो पैसा वहीं रहेगा। और इन्होंने Mule.ai भी निकाला है जो कुछ बैंक्स यूज़ कर रहे हैं, जहां पर जो भी ट्रांजेक्शन का पैटर्न्स होता है अगर वो स्कैम से रिलेटेड है तो उन अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाता है।
अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। हम बात कर रहे हैं पुष्पा की नहीं, हम बात कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की। एंटरटेनमेंट स्पेस में भी एआई घुस चुका है और आपका भाई सुपरस्टार बनने वाला है। एआई टेक्नोलॉजी आई है, स्कैमर की हेल्प हुई है, हमारी हेल्प हुई है, बट अब ऐसा बताया जा रहा है कि ये एंटरटेनमेंट बिजनेस में जब से घुसी है ना, तब से ये एक्टर्स के भी चक्के छोड़ा सकती है। उनकी जो करियर है ना, वो भी बहुत ज़्यादा खतरे में आ गए हैं। जो सिनेमा की कॉस्ट थी जो बनाने में पड़ती थी, वो 70% से रिड्यूस हो चुकी है। पहले बड़े बड़े कैमरास लेके सबको जाना पड़ता था एक जगह पे, वहाँ पर शूट करना पड़ता था, फिर उसको पोस्ट प्रोडक्शन टीम ला के एडिट करती थी और स्क्रिप्ट राइटर होता था और बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती थी। आजकल तो बच्चा बच्चा हर एक घर में एआई का यूज़ करके खुद की फिल्म बना रहा है। एक्टर्स का करियर तो वाकई में खतरे में है। तो अभी तक जो हीरो बन गए वो बन गए, अभी सारे हीरो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आएंगे। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। मैं आपको एक फेक लड़की से मिलवाता हूँ जो जापान ने डेवलप की इसका मतलब पैदा नहीं किया है, उन्होंने इसको बनाई है और इसको नाम दिया है जेमिनॉइड। हमारे यहाँ जम्स मर नहीं रहे थे, इन्होंने जेमिनॉइड बना दिया। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, बट आगे देखते हैं कहाँ तक जाता है। इसी बीच ये जापान की बात निकल के आ रही है, जहाँ पर इन्होंने जेमिनॉइड HI6 बनाया है। मतलब अब लड़कियों की छुट्टी होने वाली है, अब आपको गर्लफ्रेंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गर्लफ्रेंड जैसे बात करने वाली आपके पास एक ह्यूमन रोबोट आ जाएगी और बाकी दूसरे भी काम कर सकेगी जो आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं। इसके पास 50 फेशियल एक्चुएटर्स होंगे। मतलब ये छोटे छोटे इमोशंस भी जो भी आपको ह्यूमन के फेस पे दिखते हैं वो भी कर पाएगी। और जैसे ह्यूमन सांस लेता है ऐसे ही ये ह्यूमनॉइड भी सांस लेगी। ये बहुत हाई टाइम है कि लड़कियों को अपने स्टैंडर्ड बढ़ाने पड़ेंगे। अभी तक तो वो सोचती थी कि खाली गाइस को एफर्ट करने होते हैं, मैं एफर्ट नहीं करूँगी तो भी चल जाएगा। बट जब से एआई आएगा मुझे लगता है उनको ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई भी आदमी की एक लिमिट होती है कि वो कितना ड्रामा सह सकता है। और उसके अलावा बहुत सारे केसेस तो चल ही रहे हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको देखते हुए लगता है कि लोग आगे से पत्नी नहीं लाएंगे, ह्यूमनॉइड लाएंगे। और वो उस पर्सन पर आगे जाके ना तो दहेज का आरोप लगा पाएगी, ना ही प्रताड़ना का आरोप लगा पाएगी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसके बाद आदमी शादी भी उसी से करेगा एंड दे विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, बट उसका वंश नहीं चलेगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा इनोवेशन हो चुका है ना कि आपको जो वॉइस है ना वो एआई वॉइस नहीं लगेगी, वो बिल्कुल ह्यूमन की वॉइस लगेगी जैसा ह्यूमन बोलता है। और इंटरेक्शन में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपने उसको कुछ बोला तो समझ के 50 मिलीसेकंड के अंदर जवाब दे देगी जैसे एक आदमी करता है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। हम सब लोग क्या क्या सोच सकते हैं कि एआई को कहाँ का यूज़ किया जा सकता है, मुझे सोच के बताइए। और आपके दिमाग में जो भी आइडिया आ रहा है ना, अगली न्यूज़ उससे भी धांसू है। यूके में एआई को यूज़ किया गया है प्रिजन में, और वो क्यों किया गया चलिए जानते हैं। सब लोग बात करते हैं कि एआई से हम ये इनोवेशन कर लेंगे, ये ब्रेक थ्रू अचीव कर लेंगे। ऐसे एक ब्रेक थ्रू अचीव किया है जहाँ पर प्रिजन में सेफ्टी लगाई गई है। अब पहले प्रॉब्लम क्या आ रही थी जिसके लिए हमको ये चीज़ करनी पड़ी? पहले क्या होता था, 300 से ज़्यादा वायलेंट इंसिडेंट होते थे, मतलब कैदी आपस में लड़ बैठते थे। अब उसको सुलझाने के लिए 15 मिनट लगते थे गार्ड्स को, और वो अंदर जाके जब तक अटेंड करते थे तब तक कोई तो किसी का माथा फोड़ देता था। 2019 से लेकर 2024 तक 47% सेल्फ हार्म के इंसिडेंट्स भी बढ़ गए थे, क्योंकि कैदी खुद डिप्रेस हो जाते थे। एक तो उनको अच्छे से रखा नहीं जा रहा है, ऊपर उसका माहौल ख़राब, वहाँ काम कराए जा रहे हैं, 4 दीवारी के बीच में उसको कैद कर रखा है, तो ये भी टफ हो जाता था। तो अब यूके ने क्या किया है, एआई एनहांस सॉल्यूशन लेके आया है। मतलब वेस्ट वाले हैं ना, वो अलग ही लेवल पे सोचते हैं। हम यहाँ पर सोचते हैं कि हमारी लाइफ को कैसे आसान बनाए, ये लोग सोचते हैं कि प्रिजनर की लाइफ को कैसे आसान बनाए। मतलब देश आगे बढ़ रहा है नहीं, बहुत आगे बढ़ चुका है। ये सिस्टम लगाने के बाद ना 93% एक्यूरेसी के साथ पहले ही पता चल जाता है कि कब वायलेंट सिनेरियो होने वाला है। और जो चीज़ पहले 15 मिनट में अटेंड होती थी वही अभी 5 मिनट में अटेंड हो जाती है। मतलब पहले क्या करते थे, गार्ड्स जाते थे, इन्वेंट्री में जाते थे, वहाँ से अपने जो भी इक्विपमेंट है वो निकालते थे, फिर कैदी के पास जाके सारी चीज़ें करते थे। तो अभी सिस्टम आ गया ना, तो वो सब चीज़ें फास्ट हो गई है। अभी कैसे हुई है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए। इसके अलावा एक पहले आदमी रखना पड़ता था जो क्या करता था, कैमरे में देखता रहता था और चाय पीता रहता था। बट जब उसको चाय नहीं दी जाती थी तो वो सो जाता था, उसकी वजह से वो कैमरे में नहीं देख पाता था। फिर कुछ घटना हो जाती थी कैदी के साथ। तो जो पर्सन पहले कैमरा देखता था उसका माइंड अब एआई के साथ रिप्लेस कर दिया है। तो अब 24 आवर्स सारे कैमरा को देखता रहता है और इंस्टेंट जजमेंट लेता है। इसको देखते हुए 20 मिलियन यूरो के एआई सर्विलेंस कैमरा लगाए गए हैं यूके के प्रिजन के अंदर। और आप सब ने अगर प्रिजन ब्रेक की सीरीज देखी होगी तो आपको पता है कैसे हाई प्रोफाइल प्रिजन ब्रेक को किया जाता है। तो वहाँ पर 16 हाई सिक्योरिटी प्रिजन है। तो अब मैं प्रिजन ब्रेक वालों से अनुरोध करूंगा कि उन्होंने सीरीज खाली
एक ही प्रिजन के ऊपर बनाई थी, अब उनको 15 और सीरीज बनानी है और अलग अलग प्रिजन को कवर करना है, ताकि हम उसको देखें और हम उसको समझ पाए। जब तक हम समझे तब तक 15 और प्रिजन बन जानी चाहिए यूके में। अब ये थ्योरी मुझे समझ में नहीं है, आप मुझे कमेंट में समझाइए। ब्रिटिश में माइंड स्ट्रीम एआई है, जैसे आप यूट्यूब पर स्ट्रीम करते हैं ऐसे ही माइंड स्ट्रीम होता है, और वो एआई कंपनी है। वो 1 मिलियन आवर्स ऑफ सीसीटीवी फुटेज को एनालिसिस करके ये पूरा सिस्टम बनाई है। अब ये सिस्टम बन के आ गया, मतलब 42% वायलेंट इंसिडेंट में रिडक्शन होगा प्रिजन के अंदर। अब बाहर कितना होगा ये पता नहीं, क्योंकि बाहर हमने किया ही नहीं है। और जो टाइम मैंने आपको बताया, टाइम बच जाएगा 15 मिनट से 5 मिनट, मतलब 60% का रिस्पॉन्स टाइम में इंप्रूवमेंट होगा। लोग जल्दी जल्दी भागेंगे अब। और ये न्यूज़ जैसे ही इंडिया में आई और इंडिया में बॉसेस ने सुनी, उन्होंने भी एआई पावर्ड सिस्टम लगा दिया है। तो एम्प्लॉय जो पहले काम 1 घंटे में करते थे, अब वो 10 मिनट में करके बताएंगे। अब कैसे करके बताएंगे वो आप मुझे कमेंट में बताइए। आप सबने एक कहावत सुनी होगी, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो एप्पल ने एक हेल्थ इनिशिएटिव लिया है कि वो सब लोगों को एक एप्पल फ्री में बांटेंगे, ताकि सबको कुछ हेल्थ के इश्यू नहीं हो। नहीं, न्यूज़ में थोड़ा दूसरा था कि एप्पल ने कुछ हेल्थ केयर में इनिशिएटिव लिया है, जिससे वो अपने गैजेट्स को हेल्थ केयर के रिलेटेड बनाएंगे। एप्पल ने हेल्थ का इनिशिएटिव लिया है, जिसके लिए उन्होंने $500 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। अब वो लोग हेल्थ में भी एआई लगा देंगे, क्योंकि फंडिंग के लिए एआई ज़रूरी होता है। जब तक एआई नहीं लगाओ तब तक फंडिंग मिलती नहीं। और वैसे यहाँ पर एप्पल को तो फंडिंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी कैश है। बट उनको भी तो लाइट में आना रहता है। जब एआई का बज़ चल रहा है, जो भी एआई का नाम लेगा वो लाइट में आएगा, तो मैं क्यों नहीं लूँ। तो इसीलिए एप्पल ने बोला है कि मैं 2.1 बिलियन हेल्थ डेटा पॉइंट से उन सबको एक सिस्टम में डालूंगा और उसके ऊपर एक एआई ट्रेन करूंगा। उसके बाद एक हेल्थ इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनेगा, जिसके बाद आदमी के 250 से ज़्यादा हेल्थ इंडिकेटर्स बनाए जाएंगे, और उसको आईफोन के सेंसर से या फिर रियल टाइम हेल्थ अलर्ट से हमको बताया जाएगा कि आपको ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ हो सकती है। तो उसके लिए पहले आपको एप्पल का आईफोन खरीदना है, फिर आपको एप्पल की वॉच खरीदनी है, और आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए तो कंप्यूटर पे भी आना चाहिए, तो फिर आपको पीसी भी खरीदना है। वैसे iMac आता है पीसी, बट आपको लैपटॉप ले सकते, उससे भी काम चल जाएगा। जब आप ये सब चीज़ें कर लेंगे ना, तो एप्पल आपको और भी ज़्यादा पैनिक कर पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप थोड़ी तो गड़बड़ करेंगे और उसी वक्त आपको अलर्ट आ जाएगा कि आपको ये चीज़ हो सकती है, आपको वो चीज़ हो सकती है। तो अभी आपको फोमो होता है ना, इंस्टाग्राम देख के, फेसबुक देख कर, कि यार इस आदमी ने ये अचीव कर लिया, उस आदमी ने वो कर लिया, सब लोग खुश हैं, मैं ही दुखी हूँ। तो अभी तक तो आप दुखी उतने ज़्यादा हुए नहीं थे, ये आने के बाद आप और ज़्यादा दुखी होंगे। इस सब को टेस्ट करने के लिए इन्होंने 85,000 यूजर्स लिए, जिनके ऊपर ये पहले टेस्ट करेंगे, उसके बाद पूरी दुनिया में इस चीज़ को लगाएंगे। इनका जो आर्किटेक्चर होगा वो प्राइवेसी फर्स्ट प्रिंसिपल पर आधारित होगा, मतलब यूजर्स का डेटा प्राइवेट रखा जाएगा। 98% जो डेटा है ना, वो वहीं पर एनालिसिस किया जाएगा। बाकी 2% डेटा हम सर्वर पर भेजेंगे, पर 2% डेटा वही होगा जो हमको चाहिए हो, जिस पर हम एड डाल सके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब जो उनको वहाँ पर सर्वर प्रोसेस करना होता है। और इनका कहना है इससे आपका डेटा प्रोटेक्शन भी करेंगे, और डेटा प्रोटेक्शन कितना होगा, 99.97%। अगर ये 0.02% और बढ़ा देते तो ये भी 99.99% जम्प्स मार सकते थे, या फिर डेटा प्राइवेसी हासिल कर सकते थे। मतलब अभी भी डेटोल एप्पल से आगे हैं। और जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उसमें डेटा प्राइवेसी का बोला गया 43% डेटा तो सिक्योर होना ही चाहिए, तो ये तो 99.97 कर रहे हैं ना, सो दे आर स्टिल हेड। इसके अलावा ये लोग हेल्थ केयर इकोसिस्टम बनाने वाले हैं। तो जैसे अभी ये ऐप डेवलपर से पैसा कमा रहे थे, अभी हॉस्पिटल भी इनको पैसा देगा, तो ये क्या करेंगे, वही हॉस्पिटल रिकमेंड करेंगे अपनी ऐप पर। एप्पल का तो नाम चलता है, जिस पर एप्पल ने टैग लगा दिया उसके यहाँ ज़्यादा कस्टमर जाएंगे। अभी के लिए उन्होंने मायो क्लिनिक और जॉन्स हॉपकिंस से टाई अप किया है, मतलब एप्पल सर्टिफाइड क्लिनिक हो गए हैं अभी। अब जब ये सब चीज़ें रियल टाइम मॉनिटर होगी ना, तो 37% इमरजेंसी का रिस्पॉन्स टाइम रिड्यूस किया जा सकेगा। मतलब अगर कुछ भी इमरजेंसी हुई, आपका एक्सीडेंट हुआ, तो 37% टाइम कम में आपके पास एम्बुलेंस पहुंच जाएगी, और एम्बुलेंस को सारा डेटा आपकी एप्पल वॉच से मिल जाएगा। बट क्या होगा अगर आपने एंड्रॉयड वॉच पहनी है, ये अभी भी प्रेसिंग मैटर्स है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ये अभी इन्होंने रोल आउट करना चालू कर दिया है, और वर्ल्ड वाइड 28 मिलियन यूजर्स इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और इनका कहना है कि इससे 42% इम्प्रूवमेंट है अर्ली डिटेक्शन में, कार्डियोवास्कुलर में। मतलब अगर आप जिम पर जाके ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ते हैं, उसको कार्डियोवास्कुलर बोला जाता है, मतलब जिसमें भी आपकी हार्ट रेट एकदम से पीक पर चली जाती है। तो अगर उससे आपको कुछ हार्म है ना, तो आपको पहले ही बता दिया जाएगा।
तो अब आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। एप्पल वॉच आपको पहले ही बोल देगा कि आप जिम गए तो आपको फिर कार्डियोवास्कुलर में अलार्म दे दूंगा, इमरजेंसी दे दूंगा, और उसकी वजह से वो 56% इंक्रीज करेगा प्रिवेंटिव केयर इंगेजमेंट में। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। आप सबने बैंक को एग्जिट करते हुए देखा होगा जब भी उनका दिवालिया घोषित होता है। एग्जिट क्या करेगा, उसके पास पैसे ही नहीं रहते तो बैंक तो क्लोज हो जाता है, कहाँ से एग्जिट करेगा। हाँ, बट नेट जीरो से यूएस और यूके की जो बैंक्स थी जिन्होंने एक अलायंस बनाया था कि 2050 तक वो जीरो एमिशन की ओर जाएंगे, उसमें से यूएस की बैंक्स, मेजॉरिटी ऑफ बैंक्स ने एग्जिट कर लिया है। जान लेते हैं इसके बारे में डीप में। यूएस की जो बैंक्स थी वो क्लाइमेट चेंज अलायंस था उससे निकल चुकी है। बेसिकली इसमें 5 अमेरिका की सबसे बड़ी बैंक्स थी जो 8.7 ट्रिलियन की असेट मैनेज करती है। उन्होंने अपना गोल बनाया था कि वो नेट जीरो बैंकिंग अलायंस करेगी। इसका मतलब ये होता है कि वो नेट जीरो एमिशन करेगी, मतलब उनके वहाँ जो भी इक्विपमेंट ऑपरेट होंगे वो सब सोलर से होंगे या फिर विंड से होंगे। तो इससे कितना पोल्यूशन सेव होगा आप बता दीजिए। ऐसा नहीं है, मतलब ये बैंक जहाँ पर इन्वेस्ट करती है वो पर्टिकुलर कंपनी अगर नेट जीरो मतलब उसकी तरफ गोल लेके जाती है और उसके वहाँ पर एमिशन कम है, उसमें ही ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी। मतलब कोल और ऑयल में तो इन्वेस्टमेंट कम आने वाला है, तो मतलब ये लोग पैसा कम बनाएंगे, बट यूएस को पैसा ज़्यादा चाहिए होता है, इसीलिए इन्होंने एग्जिट मार लिया है। ये जब लॉन्च हुआ था तब 119 बैंक 41 कंट्री से मिली थी जो 70 ट्रिलियन डॉलर्स की असेट मैनेज करती थी, और इन्होंने मिलकर बोला था कि हम 2050 तक ये चीज़ अचीव कर लेंगे। बट जैसे ही अभी पैसों की बारी आई कि पैसों को हम एआई में लगाएं या फिर एनर्जी बचाएं और नेट जीरो एमिशन करें, तो इन्होंने अपना चीज़ विड्रॉ कर लिया कि हम पहले पैसे बनाएंगे उसके बाद हम नेट जीरो की ओर जाएंगे। अब इसमें जेपी मॉर्गन 2023 में निकल गया था, और उसके बाद मॉर्गन स्टैनली, सिटी ग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो, गोल्डमैन सैक्स, इन सब ने भी एग्जिट ले लिया। और इसके पीछे जो ड्राइविंग फैक्टर्स क्या है, क्यों निकला है, ऐसा बताया जा रहा है कि ये एंटी ट्रस्ट लॉज है कि अगर इन्वेस्टमेंट बैंक बनी है तो पैसा कमाने के लिए बनी है, और आप उसको बोल रहे हैं कि पैसा मत कमाओ क्योंकि आप ऐसी कंपनी में मत इन्वेस्ट करो जहां पर ज़्यादा पॉल्यूशन फैलता है और वहां पर चाहे ज़्यादा ग्रोथ भी आ रही हो तो अच्छी बात है। दोनों तरफ से खेल रहे हैं लोग। जब इनको मर्जी पड़ती है कि हम नेट जीरो में जाए तब वहां चले जाते हैं, सबको ज्ञान देते रहते कि आप भी नेट जीरो करो, आप भी नेट जीरो करो, और जब इनको बात आती है कि नहीं अभी हमको पैसा कमाना है तो फिर इस सामने वाली साइड से खेलने लगते हैं। अब ये न्यूज़ आते ही ना यूके और यूएस में अफरा तफरी मच गई, दोनों की भी जंग छिड़ गई। एक बोलता है मुझे क्लाइमेट चाहिए, दूसरा बोलता है मुझे पैसा चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए आपको क्या चाहिए। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। पुष्पा झुकेगा नहीं साला, पर यूके में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो झुक ही रहा है, ऑल टाइम लो पर पहुंच चुका है। यूके की जो मैन्युफैक्चरिंग है ना वो मतलब उसने न्यू लो अचीव कर लिया है। उसका जो PMI है वो 47.1 हो चुका है, जो नवंबर में 48.3 था। वैसे इंडिया का भी घटा है, यूके का घट गया तो क्या बड़ी बात हो गई, बट वो तो डेवलप्ड कंट्री है ना, हाँ तो बड़ी बात हो गई। इसके अलावा 16% एक्सपोर्ट में ड्रॉप हुआ है। मैंने आपको थोड़ी दिन पहले एक सिनेरियो बताया था जहाँ पर मैंने बताया था कि वॉक्सवैगन की फैक्ट्री शट डाउन हो रही है क्योंकि चाइना इंपोर्ट ही नहीं कर रहा है कार्स को। ये हो क्यों रहा है पता है, क्योंकि चाइना के पास अपनी खुद की कार्स है, बहुत अच्छी अच्छी कार्स बेच रहा है वो तो टेस्ला को भी पीछे रख दिया, तो वो क्यों इंपोर्ट करेगा इनसे। इसके अलावा जो रेड सी है वहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इराक ईरान की वॉर चल रही है, तो ईरान के कुछ लोग हैं वो रेड सी पर बैठे हुए हैं, जो भी वहाँ से जाता है कमर्शियल शिप उसको प्रॉब्लम करते हैं। अब इसकी वजह से वहाँ पर जॉब कट होना चालू हो गई है, और अब देखते हैं कि यूके इससे कैसे उभर के आता है, क्योंकि हार कर जीतने वाले का नाम ही बाजीगर होता है। और मुझे पूरा यकीन है कि यूके वालों ने बाजीगर मूवी देखी होगी। दैट्स इट गाइस फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपके कुछ फीडबैक है कि इसको कैसे और इंप्रूव किया जा सकता है या पुरानी वाली मेथड ही सही थी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल तो लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए।